अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाया था कि वो होते क्या है, उनका जनरल फार्मूला देखा था, उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सोर्सेज, यही कुछ देखा था ना हमने। आज हम लोगों ने देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे उस दिन, उसको हम किस किस क्लास में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड करना है इनटू डिफरेंट क्लासेस। आपको पता है क्लासेस में वही चीज़ डिवाइड होती है जो ज़्यादा होती है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, हमने पहले भी कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एबंडेंट इन नेचर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ ज़्यादा होंगे तो मतलब उनकी वैरायटी भी ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट वैरायटीज़ को हम लोगों ने, जिनकी सेम कैरेक्टर्स मिलती होंगी, उनको हम लोगों ने ए क्लास में रख दिया, और जिनकी उनसे डिफरेंट होंगी उसको डिफरेंट क्लास में रख दिया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 3 मेजर क्लासेस आती हैं। एक है मोनोसेकेराइड्स, एक है ओलिगोसेकेराइड्स, और थर्ड वन है पॉलीसेकेराइड्स। कितनी क्लासेस आती हैं? 3। फर्स्ट मोनो, सेकंड ओलिगो, एंड थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को अक्सर हम शुगर्स ही कह देते हैं। ऐसा होता है ना, जो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या कहता है? डॉक्टर कहता है आपने वो फूड अवॉइड करना है जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वाई? क्योंकि हम इनको शुगर ही कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम इन जनरल टर्म कह देते हैं कि ये शुगर है। तो शुगर के पेशेंट्स को इनसे अवॉइड करना होता है। ऐसी फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्होंने उसको कम लेना होता है। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर क्यों कहते हैं। अब देखें, आप इसकी क्लासिफिकेशन में एक चीज़ नोट करें कि मोनोसेकेराइड्स वर्ड यूज़ हुआ है। सेकेराइड्स जो वर्ड है ना, वो निकला है सेक्रोन से। किससे निकला है? सेक्रोन। ठीक है, इसका मतलब होता है शुगर। क्या मतलब होता है? शुगर। और ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक होता है यूनानी वर्ड। ओके, तो मोनोसेकेराइड्स में मतलब, मोनो का क्या मतलब होता है आप सबको पता है ना? मोनो का मतलब होता है 1। अच्छा, सेकेराइड का मतलब हुआ शुगर। यानी मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट होती है। ओके, जिसमें सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट होती है। एक शुगर का ये मतलब है, एक मैं शुगर कह रही हूँ, एक कार्बन एटम नहीं कह रही। ओके, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक शुगर और एक कार्बन एटम में फ़र्क है। ठीक है, अभी आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊंगी। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, एक से नीचे आओ तो ज़ीरो हो गया ना, तो ज़ीरो तो कोई चीज़ नहीं होती। तो इसका मतलब कि मोनोसेकेराइड्स सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, तो हम लोग अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम? मोनोसेकेराइड्स की। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या होती हैं? सिंपल होते हैं ना ये, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ है इनका कार्बन नंबर। क्या है? कार्बन नंबर। इनमें कार्बन्स कितनी प्रेजेंट है? 3 to 7। कितनी कार्बन नंबर प्रेजेंट है? 3 to 7। यानी इनके अंदर हम लोगों ने इनका जनरल फॉर्मूला देखा था ना, CH2ON, ऐसा ही था ना, CH2ON, जिसमें हमने कहा था N जो है वो 1 से लेके मैनी थाउजेंड है, थाउजेंड्स।
है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का यही जनरल फार्मूला था ना, CH2ON। इसमें N क्या था, 1 से स्टार्ट होके काफ़ी ज़्यादा तक चला जाता था, है ना। कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होना है, 1 से नहीं होना, ओके। कार्बन 3 to many thousands, ओके। तो जो सिंपलेस्ट हैं इसमें कार्बन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 to 7। यानी ये जो जनरल फार्मूला अगर मोनोसेक्राइड्स के लिए हम देखेंगे तो इसमें N की जो होगी नंबरिंग वो किधर से किधर तक होगी, 3 to 7। क्लियर। इसमें कार्बन नंबर कितने होते हैं, कार्बन होते हैं 3 से 7, ओके। तो थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये सॉल्युबल इन वाटर क्यों होते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। आपको पता है जब कोई छोटी चीज़ होती है और ऊपर से वो एक ही यूनिट यानी मोनोसेकेराइड्स है, एक ही शुगर है, अगर एक शुगर है तो इसका मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप किसी और शुगर के साथ बाउंड नहीं है, या किसी और एटम के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ, या किसी और कंपाउंड के साथ बाउंड नहीं है, तो वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है जब वाटर में हम उसको डिज़ोल्व करते हैं। समझ आई मेरी बात। मतलब अगर इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो फ्री है, फ्री क्यों है, क्योंकि वो एक ही शुगर है, वो किसी के साथ बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब जब पानी में हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो इजीली डिसोसिएट कर जाएगी और वो छोटे और वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, सॉल्युबल। ठीक है, इट्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। कौन सा टेस्ट होता है इसका, स्वीट। आगे जो कम्प्लेक्स पढ़ोगे ना आप, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, वो इतनी मीठी नहीं होंगी जितनी ग्लूकोज मीठी होती है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि वो मोनोसेकेराइड्स नहीं हैं, वो एक शुगर पे एक शुगर से मिलके नहीं बनती, उनके लिए ज़्यादा शुगर्स चाहिए होती हैं, और जब ज़्यादा शुगर्स होती हैं तो वो बाउंड होती हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ। अब जब उनका फंक्शनल ग्रुप बाउंड है तो वो क्या करेंगी, उनकी मिठास इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, मोनोसेकेराइड्स इसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर्स भी होते हैं, उसकी भी वजह यही है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा वही जो होगी वो रिड्यूसिंग होगी। क्लियर, जिसका फंक्शनल ग्रुप बाउंड होगा वो रिड्यूसिंग नहीं होगी। रिड्यूसिंग का मतलब यही होता है ना, केमिकली एक्टिव होती हैं। वो केमिकली एक्टिव कोई चीज़ तभी होती है जब उसके पास जगह अवेलेबल हो कि हमारे साथ आके कोई अटैच हो सकता है। ठीक है, तभी वो केमिकल बॉन्ड बना सकती है ना किसी और के साथ। अगर उसका केमिकल बॉन्ड ही एक्टिव नहीं होगा, केमिकली वो एक्टिव ही नहीं है, तो फिर वो किस तरह से बॉन्ड बनाएगी, उसको फिर बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, इनका 5th पॉइंट क्या है, ये रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, they cannot be hydrolyzed, cannot be hydrolyzed। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि हर वो सब्सटेंस जो क्या चीज़ है जिसके अंदर ज़्यादा सारे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, अल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन, या वो सब कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन में, यानी वाटर के ब्रेकडाउन के अंदर। ठीक है, तो वाटर में ब्रेकडाउन जब होगी तो पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनेंगे। ठीक है, और उनको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डेफिनेशन का पहला पार्ट क्लियर करते हैं। पहला पार्ट क्या है, ये खुद ही पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स और कीटोन है। क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड्स
और कीटोन्स, ये दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो सकते इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखिए, ब्रेक तो वो चीज़ होती है ना जो दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई हो। अब जो बना ही एक चीज़ से हुआ है वो किस तरह से ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। अब शुगर इसके अंदर है ही एक शुगर, अब वो एक शुगर पानी में कैसे टूट के और शुगर्स देगी जब वो है ही एक, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इन्होंने टूटना नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये जो हैं इनका 8 पॉइंट ये बनता है कि ये इनके सब कार्बन्स के साथ ऑल कार्बन्स कंटेन OH group एक्सेप्ट 1 कार्बन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनके हर कार्बन एटम के साथ, यानी 3 to 7, अगर फॉर एग्जांपल 3 कार्बन की बात करें हम, ठीक है, 3 कार्बन वाली शुगर की मोनोसेक्राइड की हम बात करते हैं, तो इसके हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा। क्या अटैच होगा, OH ग्रुप। OH ग्रुप अटैच होगा तभी तो हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे ना, ठीक है। हर कार्बन के साथ अटैच होगा सिवाय एक कार्बन के, और वो कार्बन कौन सी है, फंक्शनल कार्बन, ठीक है। जो अल्डिहाइड या कीटोनिक कार्बन होगी उसके साथ OH ग्रुप अटैच नहीं होगा। मैंने आपको कहा था ना, अल्डिहाइड क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O H, एक साइड पे H अटैच होता है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, यही कहा था ना मैंने आपको, ठीक है। और कीटोन मैंने कहा था C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप वो होता है जिसमें कार्बन की एक चेन कह लें, जिस ऐसी कार्बन अटैच होती है, ठीक है, कार्बन अटैच होती है ये कह लें, ओके। ताकि मैं आपको बाद में, वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। H अटैच है, इसमें OH कहीं पे आया नहीं, तो ऐसी कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप कार्बन जिसमें OH अटैच नहीं होती, ठीक है, वो कार्बन है जिसको हमने कहा है एक्सेप्ट 1 कार्बन, ठीक है। सब कार्बन्स में के साथ OH ग्रुप अटैच होगा सिवाय फंक्शनल ग्रुप की कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे के देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं 3 कार्बन वाली शुगर की, ठीक है। 3 कार्बन, 1 2 3, एक अल्डिहाइड ले लेते हैं, एक कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। 3 कार्बन अटैच करवा ली हमने, इनका आपस में भी कोई ताल्लुक होता है, ठीक है। अब एक के साथ हम लोगों ने कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच करा देना है, एक के साथ हमने कीटोनिक करा देना है। ये वाला कीटोन था, ठीक है, और ये वाला क्या है, अल्डिहाइड। अब देखिए, कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसी कार्बन के साथ आ सकता है जिसके दोनों साइड पे कार्बन हो, है ना, मतलब ये शुरू वाली कार्बन के साथ तो लग नहीं सकता फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम लगा देते हैं दरमियान वाले फंक्शनल ग्रुप, ऐसा ही है ना, समझ रहे। अब हमारा बन गया ये कीटोनिक C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें OH साथ लग सकता है, OH, ये मैं खोल के नहीं लगा रही, चलें खोल के लगा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डबल बॉन्ड O आ गया, इधर H आ गया, कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये अल्डिहाइड है और ये कीटोनिक, क्लियर।
एल्डिहाइड जो है वो फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे लग सकती है, लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप है वो फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे अटैच नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाकी के सब कार्बन्स के साथ, अब देखिए इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4 इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, ऐसा ही है ना, बाकियों की तो नहीं ना पूरी, तो उनके साथ OH लगा देते हैं। ठीक है, OH लग गया। अब 1 2 बॉन्ड्स बन गए इसके। ठीक है, ये अभी रुके। ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड्स इस कार्बन के बन गए, जबकि कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाने होते हैं? 4। ठीक है, तो अब जो बॉन्ड्स बच गए, इसने 4 बनाने थे, इसके 3 हुए थे, इसके साथ हम क्या अटैच कर देते हैं? H। ठीक है, इसके 1 2 बॉन्ड्स बने हैं, तो इसके साथ 2 H अटैच होंगे, ऐसा ही है ना। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं इन कार्बन्स की, 1 2 3 4 इस कार्बन के दरमियान वाले की तो वैलेंसी पूरी है, इसके साथ OH लगाते हैं, 1 2 हो गए, एक H इधर लगेगा, एक H इधर लगेगा, वैलेंसी पूरी। अब इसका सिर्फ एक है, सॉरी OH तो हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमारे मोनोसेकेराइड्स कह रहे हैं कि इसके हर कार्बन के ऊपर एक OH अटैच होना ही होना है, तो हम लोगों ने कर दिया एक OH अटैच, तो बाकी कितने का उसकी वैलेंसी बच गई 2। ठीक है, तो 4 हो गया। एक कीटोनिक शुगर बना दी हमने और एक एल्डिहाइड शुगर बना दी, दोनों 3 कार्बन शुगर हैं, ऐसा ही है ना। ठीक है, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसका क्या नाम है? ग्लिसरल्डिहाइड। और इसका क्या नाम है? ये मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट कर दूं, कहीं घुला मिलाना देना एक दूसरे को, क्योंकि ये जो स्टेज होती है ना, इसके अंदर पता नहीं चलता है कौन सा आइटम किधर लग गया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया आप लोगों को समझ आ जाए। 4 वैलेंसी हमने कार्बन की पूरी करनी है, और कीटोनिक ग्रुप लगता ही दरमियान में है, क्योंकि उसके आगे पीछे अल्काइल ग्रुप की ज़रूरत है, यानी कार्बन की ज़रूरत है। ओके, जबकि ये एल्डिहाइड जो कहाँ लगता है, वो स्टार्ट में भी लग सकता है, एंड में भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होना है, और वो अल्काइल ग्रुप इससे पहले वाला भी हो सकता है, इसके बाद वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बाद में हमने किस तरह से वैलेंसी पूरी कर देनी है हर तरह। ओके, ये चीज़ आप लोग जहन में रखेंगे और वैलेंसी पूरी करते जाए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि उन्होंने खुद हमें बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स के अंदर हर कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होना है। जब OH ग्रुप हमने अटैच कर दिया तो हमारी वैलेंसी जितनी बच जाएगी उसके साथ हमने हाइड्रोजन अटैच कर देना। क्लियर? और इसका क्या नाम है? इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्लियर? अब ये बनता है फोटोसिंथेसिस में, ये रेस्पिरेशन में भी बनता है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट्स हैं, यानी जब रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? जब रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले पहले जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनका नाम होता है इंटरमीडिएट। उनको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट्स। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड और ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स हैं। ओके, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है? ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने क्या रखनी है? याद रखनी है। तो हम लोगों ने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसमें हमने कहा कि ये सिंपल होते हैं। कार्बन इनके कितने होते हैं? 3 से 7, यानी 3 कार्बन। अब इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये शुगर एक है। समझ आई? शुगर एक है, लेकिन कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है? 3। कार्बन नंबर कितने हुए? 3 to 7। और सॉल्युबल होती हैं ये वाटर में। क्यों सॉल्युबल होती हैं? क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप आज़ाद होते हैं, किसी के साथ अटैच नहीं होते, क्योंकि ये शुगर कौन सी है? एक ही शुगर है। स्वीट इन टेस्ट होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होती, क्योंकि ये एक ही शुगर से मिलके बनती हैं। अगर हाइड्रोलाइज होंगी तो क्या देंगी हमें?
जब उनके पास खुद एक ही है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं। इसके अलावा ऑल कार्बन्स के साथ OH ग्रुप अटैच होता है सिवाय एक कार्बन के, और वो एक कार्बन कौन सी है? एल्डिहाइड या कीटोनिक कार्बन, ठीक है। ओके, ये आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ ली। अब हम इसके एक और चीज़ बात करते हैं, कार्बन नंबर 3 वाली को हम कहते हैं ट्रायोसिस। कार्बन जिसकी कार्बन 3 है उसको हमने क्या कहना है? ट्रायोस। ट्राई का मतलब 3 होता है ना, ओज साथ लगा देंगे, ठीक है। कार्बन नंबर 4 जो है उसको हमने कहना है टेट्रोस। ओज साथ लगा रहे हैं हम, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स के जो कार्बन नंबर की बेस पे हमने डिवीजन किए हैं उनके साथ हम क्या लगा रहे हैं? ओज, ठीक है। टेट्रा का मतलब तो आपको पता है 4 होता है, उस टेट्रा में से हमने टेट्रा ले लिया और ओज साथ लगा दिया, ओके। कार्बन 4 टेट्रोसिस, ठीक है। कार्बन नंबर 5 जिसके पास 5 कार्बन होंगे उसको हम कहेंगे पेंटोसिस। आपको पता है ना, ये बात भी पेंटा बोलते हैं 5 को, ठीक है। कार्बन नंबर 6 हेक्सा से निकलेगा, हेक्सोसिस। एंड कार्बन नंबर 7 हेप्टोसिस। इजी है ना, मज़े का है ना, सारा तो आप लोगों को ये पहले ही पता होता है, ठीक है। 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं और 7 को हेप्टा बोलते हैं। तो इन सब के साथ ओज लगा के हम लोगों ने अपने नाम बना दिए, किसके? मोनोसेक्राइड्स के। कार्बन एटम की नेम बेस पे हम लोगों ने इसके क्या रख दिए? नेम्स, ठीक है। इसके अलावा इतना आप लोगों को क्लियर है? ओके, अब हम इसके ना एग्जाम्पल्स में अब हम इन सब को देखते हैं कि ये क्या क्या हिसाब है, ठीक है। ठीक है, हमने ट्रायोस देख लिए, ये दोनों ट्रायोस थे, ये एग्जांपल्स ऑफ ट्रायोस हो गई, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी? इंटरमीडिएट्स थे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के। अब हम टेट्रोसिस की बात करते हैं, तो टेट्रोसिस जो हैं वो रेयर होती हैं, मतलब वर्ल्ड में बहुत कम प्रेजेंट है, ठीक है। वर्ल्ड में बहुत कम प्रेजेंट है, रेयर होती हैं नेचर में, है रेयर इन नेचर है, रेयर है। और ये किस में प्रेजेंट है? कुछ बैक्टीरिया में, क्लियर? बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और रेयर इन नेचर है, ठीक है। पेंटोसिस और हेक्सोसिस ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, अबंडेंट हैं। अच्छा, एक हेक्सोस और ये पेंटोस की भी एग्जांपल आपको पता है और हेक्सोस की भी, मुझे बताएं। पेंटोस 5 कार्बन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, हमारे न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट होती है 5 कार्बन शुगर। कौन सी होती है वो 5 कार्बन शुगर? कौन सी होती है? राइबोस। कौन सी होती है? राइबोस। वेल डन, ठीक है। और 6 कार्बन शुगर कौन सी होती है? ये भी आप लोगों को पता है, ये तो सबको पता है, ग्लूकोज, ठीक है। 6 कार्बन कौन सी है? ग्लूकोज, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हमने देखना है। देखिए, 2 प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस, एक रेस्पिरेशन। शदीद इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दुनिया के यही हैं, ठीक है। उन दोनों के हमने इंटरमीडिएट्स देख लिए एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायोसिस, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं राइबोज और ग्लूकोज की का स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स नहायत ईजी हैं, आप लोगों ने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ओके। ग्लूकोज और राइबोज का स्ट्रक्चर, दोनों एल्डोज शुगर हैं, यानी इनके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होना है? एल्डिहाइड वाला, ठीक है। कौन सी शुगर्स हैं ये?
एल्डोज। ठीक है, तो हम सबसे पहले कितनी कार्बन बना लेते हैं? 5। हम पहले राइबोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 5 कार्बन बन गई हमारी। फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दो, OH। अच्छा, अब ये OH इकट्ठे लिखने का ये मतलब नहीं है कि हमने फंक्शनल ग्रुप उड़ा दिया है। ये अगर मैं खोल के लिखूं तो ये इसी तरह बनना है। ये देखें, डबल बॉन्ड O और एक साइड पे H, इसके बॉन्ड्स पूरे, 2 इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 4 फंक्शनल ग्रुप ही बना हमारा। लेकिन इसको मैंने सिर्फ बंद करके लिखा था, आप लोग बंद करके भी लिख सकते हैं और खोल के भी, गलत नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब नीचे वाली कार्बन्स के साथ आ जाओ। OH सबके साथ लगना है, क्यों? क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर्टी पता है। ठीक है, लगाते जाओ लगाते जाओ, इसके 4 बॉन्ड्स पूरे करते जाओ। ओके, इसके साथ भी OH अटैच कर दो और इसके साथ एंड वाली कार्बन के साथ हमेशा 2H आएंगे। क्यों? क्योंकि उसके नीचे और कार्बन नहीं है जो उसकी वैलेंसी पूरी करे। उस कार्बन की भी जगह हम किसको दे रहे हैं? हाइड्रोजन को। तो ये हमारे पास क्या आ गई? राइबोज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट भी एल्डोज शुगर का हमने कह दिया कि एल्डोज है। कितनी कार्बन्स लगानी है हमने? 6, 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इज 6। ओके, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी एल्डोज शुगर है, इसका फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा लगेगा? ये वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप लग गया, 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमने कहा था ना इसके सबके साथ OH ग्रुप अटैच होगा सिवाय एक कार्बन के साथ। वो दोनों की एक एक कार्बन कौन सी हो गई है? फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन। ओके, तो अब नीचे आ जाओ, OH लगाते जाओ, H लगाते जाओ। अच्छा, अब जो ग्लूकोज है ना उसकी कार्बन नंबर 3, कौन सी कार्बन बनती है? ये कार्बन नंबर 3। ये मैं यहाँ पे रेड से लिख देती हूँ। ठीक है, कार्बन नंबर 3 जो है ना, इसमें पोजीशन चेंज हो जानी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे चला जाना है और हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाना है। इसमें पोजीशन चेंज हो रही है किसकी? ये इसकी कह लेते हैं आप यूनिकनेस है किसकी? ग्लूकोज की। ठीक है, इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप चेंज हो रही है कार्बन नंबर 3 पे। ओके, बाकी सबके साथ OH वैसे ही लगेगा, लगा रो। चलो, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इजी है ना? कितना इजी है। ग्लूकोज भी बन गई, राइबोज भी बन गई, ग्लिसरल्डिहाइड भी बन गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बन गया। सिर्फ ये याद रखना है कौन सी कीटोनिक है और कौन सी एल्डोज है। सब एल्डोज हैं सिवाय डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के, ये कीटोनिक है। आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी एक का भी स्ट्रक्चर है, किसी 2 का भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के लिए मसले की बात है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या किस तरह से लगाना है। बस ग्लूकोज का याद रखना है, कार्बन नंबर 3 पे इसकी पोजीशन चेंज करनी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, OH की। ओके, अब हम देखते हैं इनके रिंग स्ट्रक्चर्स। आपको पता है जब भी कोई ये शुगर मोनोसेकेराइड सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल होने वाली कंडीशन में होंगी, तो ये रिंग बना लेंगी, यानी बंद हो जाएंगी। ठीक है, रिंग बनाने से क्या होता है कि ये सोल्यूबल हो जाती है इन वाटर, सॉल्यूशन बना लेती हैं। ठीक है, तो हम राइबोज का ही रिंग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। राइबोज बनाती है 5 मेंबर्ड रिंग। कितनी? 5 मेंबर्ड रिंग। अच्छा, जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज। क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज। ओके, और जबकि ग्लूकोज बनाती है 6 मेंबर्ड रिंग। और 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं? पायरेनोज। क्या बोलते हैं? पायरेनोज। MCQ आ सकता है आपका कि 5 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज, और 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं? पायरेनोज। अच्छा, इधर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ मेंबर्ड। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ऑफ कार्बन।
मैं ये नहीं कह रही 6 कार्बन रिंग, नो, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग। इसका मतलब जो मेंबर रिंग का हो सकता है 5वां, चौथा, तीसरा, सॉरी ठीक है, 5वां या छठा ही कर लो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ओके। तो वो जो मेंबर है वो अदर देन कार्बन भी हो सकता है। इन केस ऑफ योर स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड राइबोज, दिस कार्बन इज रिप्लेस्ड विद O, ऑक्सीजन, ओके। 5 मेंबर्ड रिंग में 4 कार्बन होंगी, 1 ऑक्सीजन होगी। 6 मेंबर्ड रिंग में 5 कार्बन्स होंगी, 1 ऑक्सीजन होगी, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं मेंबर, ठीक है। अब हम बनाते हैं रिंग। किसकी बनाने जा रहे हैं हम पहले बनाते हैं राइबोस की, ठीक है। 1 कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन्स हुए, 1 2 3 4 कार्बन्स हो गए और 1 कार्बन यहाँ आएगा, क्लियर। अब नंबरिंग देते हैं कार्बन्स की, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर में हमारे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गए। चलो अब इसके साथ हम अटैच कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप्स OH था पहले, है ना, OH H, ठीक है। एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ठीक है। इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज 4 बॉन्ड, ठीक है। अब इधर आ जाओ, H OH अटैच करते जाओ, फिर इधर H OH एंड दिस वन इज CH2 H2 हो गए और OH। कार्बन नंबर 5 का यही था ना, 2 H थे और 1 OH था, हमने यही लिखा ना CH2OH। अब इसकी वैलेंसी 1 2 3, 1 रह गई है तो ये H इधर आ जाएगा। हमारा राइबोस का स्ट्रक्चर बन गया। अब इस राइबोस को हमने क्या कहना है, जो रिंग स्ट्रक्चर वाली हुई, राइबोफ्यूरेनोस। क्या बोलना है, राइबोफ्यूरेनोस। क्यों, क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग बना रही है, फ्यूरेनोस इसलिए आ गया और राइबोस का राइबो आ गया, क्लियर। ये राइबोस का क्या बन गया हमारे पास, रिंग स्ट्रक्चर, ओके। अब हम आते हैं अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड रिंग बननी है ना, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6, हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ अटैच होगा, करें फिर अटैच, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। हर कॉर्नर पे कार्बन और 1 कॉर्नर पे ऑक्सीजन। मैंने आपको कहा था ना 5 कार्बन होंगी और 1 ऑक्सीजन होगा, किसमें, 6 मेंबर्ड रिंग की, ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड रिंग में, ओके। अच्छा, अब 1 कार्बन इसका बच गया, ग्लूकोज में 6 कार्बन होती हैं, 1 कार्बन इसका बच गया, वो किधर लगाना है हमने, इधर। आ गई समझ। अब इसके साथ हम अटैच करते जाते हैं HOH और फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। HOH HOH, कार्बन नंबर 3 पे उल्ट हो जाना सारा कुछ, OH H C
फिर से ये HOH और एंड पे CH2OH, ऐसे ही है ना, हो गया HOH OH H, क्योंकि कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन चेंज हो जानी है, HOH और CH2OH। ओके, ये हम लोगों का ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और इसको हम बोलेंगे 6 मेंबर रिंग है, तो इसको हमने क्या बोलना है, ग्लूकोपाइरनोज। क्लियर, हमारे रिंग स्ट्रक्चर्स क्लियर। आपने इनको प्रैक्टिस करना है, 2 बार भी कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, तो हमने 4 to 5 टाइम्स तो ज़रूर इन रिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। आगे एक और रिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो आप लोगों के ओलिगोसेकेराइड्स में जाके आएगा और वो होगा फ्रुक्टोज का। ठीक है, फ्रुक्टोज कीटोनिक शुगर होती है। ठीक है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाला अटैच होगा। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, मैं आपको वो बना के दिखा दूंगी। पहले उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाऊंगी और फिर रिंग चेन स्ट्रक्चर। लेकिन ये इतने इजी हैं, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनको देख के कि ये शक्ल से इतने ख़तरनाक दिखते हैं, घबराना नहीं है। ओके, तो आप लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने आपसे कहा था कि जो ग्लूकोज है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शुगर है, ऐसे ही है ना, बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हमें इजीली अवेलेबल होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइडिंग एजेंट है वो भी शुगर ही है ना, ग्लूकोज ही है। ओके, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और हम लोगों को क्या मिल जाती है, एनर्जी, ऐसे ही है ना। और वो ग्लूकोज हमारे पास किधर से आ रही है, वो ग्लूकोज हमारे पास किधर से आ रही है, चलिए मैं आपको बताती हूँ किधर से आ रही है। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, किसका, फोटोसिंथेसिस का, वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली बन रही है, किससे, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बन रहा है इससे, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या मिल रही है, हमें शुगर, क्या मिल रही है हमें, शुगर। और कौन सी शुगर मिल रही है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमें किससे मिल रही है, फोटोसिंथेसिस से। और इस फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज मिली हुई हम लोग इनटेक करते हैं। देखें, हम डेट्स में, फिग्स में, अंजीर कहते हैं फिग्स को। ठीक है, डेट्स किसे कहते हैं, खजूरों को। ठीक है, ये मीठी होती हैं, इनके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज। जो फल ज़्यादा मीठा होता है ना, ग्रेप्स भी बहुत मीठे होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जब हम लोग लेते हैं तो हम लोगों की उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो हम लोग कहेंगे कि जो ग्लूकोज है वो मेजर एलिमेंट है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, एनर्जी। क्लियर। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 0.08 % होता है। कितना होता है, 0.08%। ठीक है, और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इसमें अगर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बननी है, कितनी, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो उसके लिए एनर्जी यानी सनलाइट की जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो कितनी चाहिए हमें, 717.6 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये MCQs में आ सकता है दोनों के। शुगर हमारी ग्लूकोज लेवल हमारी परसेंटेज क्या है, 0.08%, यानी 0.08% ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है।
इसके अलावा अगर फोटोसिंथेसिस होनी है और 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बननी है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है? 717.6 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज जो है एनर्जी का एक यूनिट है। ओके, इसके अलावा हमने कहा कि हमें ग्लूकोज किधर से मिल रही है? कुछ फ्रूट्स जिनका मैंने आपको नाम बताया, फिग्स, ग्रेप्स, डेट्स, है ना, इनसे मिल रही है। इसके अलावा जो आप जाके पढ़ेंगे अभी ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, जब हम उनको तोड़ेंगे ना, पॉलीसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स में सेल्यूलोज, ठीक है, स्टार्च, जब हम उनको तोड़ेंगे ना तो उससे भी हमें क्या मिलेगी? ग्लूकोज। क्या मिलेगी? ग्लूकोज। उन दोनों को तोड़ने से, या और भी आप लोगों ने कल पढ़ा था ना, अब मैंने आपको पढ़ाया था एक एग्जांपल देके कि सुक्रोज बनती है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से, है ना। सुक्रोज हमने कहा था किससे बनती है? फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, यही कहा था ना। तो इसका मतलब अगर सुक्रोज को हम तोड़ेंगे, इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारे पास इसमें से भी ग्लूकोज निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ग्लूकोज किधर किधर से मिल रही है? एक तो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से मिल रही है, इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज, स्टार्च, सुक्रोज, इन सब से भी हमें क्या मिल रही है? ग्लूकोज। कितना इजी टॉपिक था, है ना। तो मोनोसैकेराइड्स का हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। ओके, ये सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज में आ सकता है। ओके, इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, उनकी मर्ज़ी, हमारी तो नहीं मर्ज़ी चल सकती, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।